कि तीनों कानून में जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें दो मुद्दे इसी कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। एक तो समय पर न्याय मिले और दूसरा सजा करने के दर को बढ़ाकर अपराधों पर लगाम लगाना। ये दोनों मुद्दों को टेक्नोलॉजी के स्वीकृति से ये तीनों कानून आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। न केवल प्रयास कर रहे हैं, बढ़ाने के लिए कानूनी व्यवस्था कर चुके हैं। शायद भारत में पहली बार 2-3 जगह पर एक्सपेरिमेंट कर फिर भी मैं कहूंगा, क्योंकि मैं ही कानूनों को पायलट कर रहा था, बड़े साहस के साथ हमने एक निर्णय किया है कि 7 साल और उससे बड़ी सजा के लिए हर क्राइम सीन पर फॉरेंसिक साइंस ऑफिसर का विजिट हमने कर दिया। और मैं मानता हूं इससे इन्वेस्टिगेशन को भी सरलता मिलेगी, न्याय का काम करने वाले जस्टिस सिस्टम के सभी न्यायाधीशों को भी सरलता होगी और प्रोसिक्यूशन एजेंसी को भी सरलता होगी और सजा का दर बढ़ाने में भी हमें बहुत बड़ी सफलता है। इसके साथ साथ पूरी प्रक्रिया को हम आधुनिक बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरी व्यवस्था करने में अभी 5 साल जाएंगे। इसके अलग अलग स्तर हैं, इसके अलग अलग समय अवधि है, परंतु 5 साल के बाद, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विश्व की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगी। इसमें किसी को और इसी समय ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो बहुत रिलेवेंट है और उपयोगी भी है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी विषय की बात करें, ढेर सारे क्षेत्रों में ढेर सारे ऐतिहासिक काम। मैं हमेशा कहता हूं, कोई सरकार 50 साल चले तो 4-5 युग परिवर्तनकारी काम करती है। ये सरकार ने 10 साल में 50 से ज्यादा युग परिवर्तनकारी काम हर क्षेत्र में। मगर मैं इसी क्षेत्र की बात करूं तो 3 बड़े काम ये 10 साल के अंदर, और वैसे तो विगत 5 साल में। एक, 40 सालों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर ये सरकार आई। मैं थोड़ा आगे बात बताऊंगा जिसका इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उपयोग है, परंतु मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि नई शिक्षा नीति पूर्णतः भारतीय शिक्षा के आधार पर बनी है, इसकी बुनियादों पर बनी है, परंतु पूरे विश्व के लिए खुली है और हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट को वैश्विक मंच भी प्रदान करेगी। आपकी सभी क्षमताओं को विश्व के प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने में भी सामर्थ्य है। इसके बाद हमने NSFU का बेस जो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के रूप में 2003 में डाला था, उसको एक्सपांड कर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। और तीसरा, 150 साल के बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन कर हम 3 कानूनों को नया बनाए। ये 3 जो परिवर्तन हुए, ये तीनों परिवर्तनों को एक प्रकार से एक बॉक्स में रखकर देखते हैं तो एजुकेशन, फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये तीनों को आप एक बॉक्स में रखकर देखते हैं तो आमूलचूल परिवर्तन इस क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि आइसोलेशन में नहीं है।
पहला कदम 7 साल पहले लिया गया, तब भी दूसरे और तीसरे कदम की कल्पना कर लिया गया था। दूसरा कदम लिया गया 4 साल पहले, तब भी आने वाले कदम की विचार कर लिया गया था। और अभी 3 जो कानून आए हैं वो 7 साल पहले लिए गए कदमों के ट्यून में। तो एक प्रकार से तीनों निर्णयों को आइसोलेशन में नहीं देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा काम हुआ है। मित्रों, आज श्रीमान व्यास को हमने सम्मानित भी किया। एक सबसे बड़ी लंबी 50 साल की सेवाओं के लिए व्यास जी का सम्मान हुआ है। मैं सभागार से विनती करूंगा कि एक बार फिर से हम सब इनके सम्मान में इनका स्वागत करें। मैं गुजरात का गृह मंत्री बना तब से व्यास जी को जानता हूं। हमेशा मोदी जी का जो विजन है कि फॉरेंसिक साइंस का उपयोग न केवल इन्वेस्टिगेशन न्याय दिलाने की प्रक्रिया में भी हो, उसको चरितार्थ करने में श्रीमान व्यास का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका। और जब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई तब किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि उसका चांसलर किसको बनाया जाए। तुरंत ही JM व्यास के नाम को सर्वसम्मति से सबने स्वीकार किया। मैं जब कहता हूं कि 7 साल और उससे ज्यादा अपराध वाले सभी सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक साइंस ऑफिसर की विजिट कंपलसरी करनी है तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं कि 5 साल के बाद इस देश को हर साल 9,000 से ज्यादा साइंटिफिक ऑफिसर और फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट हमें हर साल मिलेंगे। ऐसी व्यवस्था हमने एडवांस में कर दी है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। मैं फिर से एक बार व्यास जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। व्यास जी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप किसी न किसी रूप में फॉरेंसिक साइंस की सेवा करते रहे, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं। मित्रों, आज जो फॉरेंसिक बिहेवियरल साइंस का विषय लेकर कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो एक उभरता हुआ क्षेत्र है। और मैं मानता हूं कि अपराध रोकने में जितनी भूमिका कठोर प्रशासन, अच्छे न्यायतंत्र की होती है, इतनी ही ये बिहेवियर साइंस की भी रह सकती है। मैं गुजरात में गृह मंत्री था, देश में भी गृह मंत्री बना, हमने मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो बनाया। मैं मानता हूं इसके एक स्टेज आगे ये विचार है। अगर बिहेवियर का स्टडी ढंग से कर लिया जाता है और उसका शिक्षा के अंदर और प्राथमिक शिक्षा के अंदर विशेषकर स्थान देकर इसको कोऑर्डिनेट करते हैं तो हम क्रिमिनल को खड़ा होने से ही रोक सकते हैं। कुछ तो घटनाओं से क्राइम हो जाते हैं, उसकी हमारे पास कोई काट नहीं है, परंतु साइकोलॉजी को समझकर, बिहेवियर को समझकर अगर इसका उपाय शुरू से करते हैं तो ढेर सारे लोगों के जीवन को भी बचाया जा सकता है और हमारे समाज के अंदर क्राइम की संख्या में बहुत बड़ी कटौती भी लाई जा सकती है। और मैं मानता हूं इसमें अपार संभावना है संशोधन की, इसमें अपार संभावना है काम करने की और इसमें अपार जरूरत है इसकी मल्टी डायमेंशनल उपयोग की। सिर्फ आप लोग स्टडी करोगे और स्टडी कर मैंने भी आज कुछ पुस्तक प्रकाशित कर दिए, पेपर्स लिखोगे, वाहवाही होगी, इससे नहीं होगा। इसको अप्लाई करने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आपने अन्य विभागों का भी संपर्क भी करना पड़ेगा, प्रयास भी करना पड़ेगा और थोड़ा आग्रही होगा। फॉरेंसिक साइंस अपने आप में आइसोलेशन में समाज की सेवा नहीं कर सकता।
न्याय के जितने भी स्टेक होल्डर हैं न्याय प्रक्रिया के, इसके साथ फोरेंसिक साइंस का इंटीग्रेशन हम जब तक नहीं करते हैं हमें फायदा नहीं हो। फोरेंसिक साइंस का उपयोग इन्वेस्टिगेशन में भी होना चाहिए, फोरेंसिक साइंस का उपयोग प्रोसिक्यूशन में भी होना चाहिए, फोरेंसिक साइंस का उपयोग न्याय प्रणाली में भी होना चाहिए, और अब फोरेंसिक साइंस के द्वारा दिए गए तारणों को एजुकेशन के अंदर भी एडॉप्ट कर हमने एक स्टेप आगे जाने का समय आ गया है। आज इस विषय पर जो आप चर्चा करेंगे वो हो सकता है कि 10-15 साल के बाद देश दुनिया की और देश की सेवा करे, मगर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और विषय के चुनाव के लिए भी मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव और प्रोटेक्टिव पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयोजन है। क्रिमिनल माइंड का गहराई से अध्ययन, क्रिमिनल बिहेवियर का अध्ययन और उसका आने वाले दिनों में अपराध को रोकने में स्ट्रेटेजिकल उपयोग और अपराधी खड़े न होने देने में स्ट्रेटेजिकल उपयोग ये करते हैं तो बहुत बड़ी सेवा हम पूरी दुनिया की कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसमें पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक तीनों क्षेत्र के प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को समाहित किया है। लगभग 380 शोध पत्र यहाँ पर रखे गए हैं। 20 टेक्निकल सेशनों में पूरे सेमिनार को बांटा गया है। मैंने बारीकी से इसको देखा है। एक दो मेरे सुझाव थे, अगली कॉन्फ्रेंस के लिए मैं व्यास जी को दे दूंगा, मैं यहाँ सार्वजनिक करना नहीं चाहता, परंतु आपने जो प्रयास किया है एक प्रकार से कंप्लीट संपूर्ण प्रयास है, इसके लिए मैं बहुत मन से आप लोगों को अभिनंदन देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर एक डिजिटल फॉरेंसिक एक्सीलेंस सेंटर का भी इनॉग्रेशन हुआ है। कंप्यूटर, मोबाइल, मल्टीमीडिया, ड्रोन, सोशल मीडिया, क्लाउड, क्रिप्टो करेंसी, फिनटेक, प्रिवेंटिव फॉरेंसिक्स, डार्क वेब, ये सब के प्रोटेक्शन के लिए और इससे खड़ी हो रही चुनौतियों को हम ढंग से पार कर सके, इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और इन्वेस्टिगेशन में दोनों में सेंटर बड़ी मदद करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, हम सब जानते हैं भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। आजादी मिली तब अनेक लोगों की कल्पना थी, दुनिया के ढेर सारे पंडितों, कोई अनुचित भी नहीं था, मेरा उनसे कोई फरियाद नहीं है, मगर ढेर सारे लोगों की कल्पना थी कि भारत जैसा देश कैसे स्वतंत्र होकर चल पाएगा, ब्रिटिशरों के बगैर हम कैसे चलाएंगे देश को, ये बड़ी आशंका थी दुनिया में। परंतु 75 साल में आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बने हैं और हमारे लोकतंत्र की नींव पाताल से गहरी, अनेक स्तर पर अनेक बार सत्ता परिवर्तन लोहे की खून की बूंद बहाए बगैर हमने करा और लोकतंत्र के लिए भारत का जनमानस का आस्था, इस पर दुनिया में आज कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। लोकतंत्र हमारी रगों में है, ये दुनिया को दिखाया है। उस वक्त जब अमृत काल में हमने हमारी सिद्धियों का वखान भी किया, सिद्धियों की प्रसिद्धि भी की, सिद्धियों पर गौरव भी लिया, इसके साथ साथ मोदी जी ने 75 साल से 100 साल की यात्रा का लक्ष्य भी देश के नागरिकों के सामने रखा है। 2047 15 अगस्त को जब देश की आजादी के 100 साल समाप्त होंगे, उस वक्त समाज जीवन के हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में सर्वप्रथम हो, वो 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है और उसको लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। एक महान भारत की रचना के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर मोदी जी के
इस संकल्प को हमने चरितार्थ करना है तो ढेर सारे रिफॉर्म्स मोदी जी ने किए हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी किए हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी किए हैं, कानून और व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में भी किए हैं, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में। एक मजबूत नींव के साथ हम 75 साल से 100 साल की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और उस वक्त हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सामने में 4 चुनौतियां देख रहा हूं। बेसिक पुलिसिंग के प्रिंसिपल को बरकरार करते हुए टेक्नोलॉजी से युक्त आधुनिक पुलिसिंग की व्यवस्था में परिवर्तित होना। पुलिसिंग के बेसिक प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्रोमाइज करे बगैर पूरी व्यवस्था में टेक्नोलॉजी को साहजिक रूप से स्वीकार कर सबसे आधुनिक पुलिस व्यवस्था बनना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से ह्यूमन प्रेजेंस का इंपॉर्टेंस कम हो रहा है, इसको कम न होने देना। हाइब्रिड और मल्टी डायमेंशनल थ्रेट्स जो टेक्नोलॉजी नई नई आई है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ढेर सारे हमारे सामने चैलेंजेस आने वाले हैं। इसको आइडेंटिफाई करना और हमारी सिस्टम को इससे बचाने के लिए एक पूरा नेटवर्क तैयार करना। अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को YouTube में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।